हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और ये है पार्ट 1। 2 पार्ट में कवर करेंगे इस चैप्टर को। रेफरेंस हमने टीआरजे और वीकेओजी की बुक से लिया है। टॉपिक्स हमको क्या क्या कवर करने हैं? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं जो कि है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये चारों टॉपिक्स हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। और सबसे पहला पॉइंट है हमारा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, नेशनल इनकम होती क्या है ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है कि नेशनल इनकम क्या होती है और इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। फैक्टर इनकम जो कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न करते हैं वो हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के भी हमारे पास 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड है हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं हम। दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये तीनों क्या होते हैं हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना जानना जरूरी है कि हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड सेकंड टॉपिक हमारा। तो ये वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि जितनी भी एंटरप्राइजेस हमारी इकोनॉमी में हैं, एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं, तो वो जितना भी एडिशन कर रही है, वैल्यू एडिशन कर रही है, वो हम नेशनल इनकम में लेंगे। कैसे वैल्यू एडिशन कर रही है? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक फार्मर है, उसका आउटपुट 600 रुपीज से 600 रुपीज है आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, और उसका इंटरमीडिएट गुड्स है, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स 200। तो अब इसमें वैल्यू कितनी ऐड हुई उसकी? उसका खर्चा इतना हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट इतना था, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट इतनी थी, तो वैल्यू एडेड कितना हुआ? 400 रुपीज का। 400 रुपीज का उसका वैल्यू एडेड हुआ। कैसे 400 रुपीज? 600 टोटल था, उसमें खर्चा माइनस कर दो तो हमारा निकल के आ गया वैल्यू एडेड। तो फार्मर ने इतना हमें वैल्यू एडिशन दिया। ठीक है, अब एक फ्लोर मिल है, उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट 800 था, लेकिन उसके इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी थी? उसके इंटरमीडिएट कॉस्ट 600 थी। तो अब वैल्यू एडेड कितना दिया उसने? 200 का। और फिर आ गया हमारा बेकर है, बेकर का आउटपुट 1000 का था, लेकिन उसके इंटरमीडिएट कॉस्ट 800 की थी। अब उसने कितने का दिया? 200 का। शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने 1200 रुपए का आउटपुट था उसका, लेकिन उसकी कॉस्ट 1000 की थी, तो यहाँ पे भी उसने 200 का दिया। तो ये जो टोटल है ना वैल्यू एडेड, 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 यानी कि 1000, ये हमारा टोटल 1000 जो है ना, ये हमारी नेशनल इनकम है। इसको हम बोलते हैं हमारी नेशनल इनकम। तो वैल्यू एडेड यही है कि जितना हमको हमारी इकोनॉमी में जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं, वो जितना वैल्यू एडिशन हमको निकाल के दे रहे हैं एक एक यूनिट पे, जितना भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। दिस इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या फिर नेट आउटपुट मेथड। Estimation of the contribution of all producing enterprises to production in the domestic territory of the country during the year is equal to the market value of GDP, called GDP MP. It is adjusted to find out NNPFC और national income. देखो, जो जब हम इससे निकालेंगे तो हमारा ये GDP MP निकल के आएगा, लेकिन बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे NNPFC जो कि होती है हमारी नेशनल इनकम में। कैसे करेंगे देखते हैं। वैल्यू एडेड, सबसे पहले वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन
वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, ठीक है, और इसमें हम माइनस कर देंगे इस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जितनी भी हमारी थी, कि मान लो अगर हमारा 800 का वैल्यू ऑफ आउटपुट था और हमारी 600 की एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी, यानी कि हमारे जो एक्सपेंसेस थे, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स पे वो 600 के थे, तो हमारा वैल्यू एडेड कितने का निकल के आया, 200 रुपीज का। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट ये क्या होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इफ द एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स। देखो ये मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि हमने एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस करी है। अगर सारा आउटपुट हमारा इंटायर आउटपुट उस साल का सोल्ड हो गया है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल होगा सेल के। अगर वो सोल्ड हो गया है सारा का सारा तो वो सेल्स के इक्वल होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स इफ एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर पूरा सोल्ड हो गया तो वो इक्वल होगा सेल के। लेकिन इफ सम आउटपुट remains unsold, अगर कुछ आउटपुट नहीं सोल्ड हुआ, इट इज एडेड टू द फर्म्स इन्वेंट्री स्टॉक, तो हम उसको फर्म के इन्वेंट्री स्टॉक में ऐड कर देंगे। इट इज एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन स्टॉक। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, चेंज इन स्टॉक में। ये जो साइन है ये चेंज का साइन होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर, in such a situation value of output is measured as the sum total of sales during the year and change in stock during the year। तब अगर हमारा कुछ आउटपुट सोल्ड नहीं हुआ, अनसोल्ड हो गया, तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे फाउंड करेंगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर कुछ अनसोल्ड रह गया तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर सब कुछ सोल्ड हो गया है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल होगा हमारे किसके, सेल्स के। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, चेंज इन स्टॉक क्या आता है, इट इज मतलब चेंज इन स्टॉक है कि आपने 800 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था आपका, ठीक है, 800 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था आपका और क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, 1200 का। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो आपका चेंज कितना आया, 400 रुपीज का। It is measured as the difference between closing stock and the accounting year of the accounting year and opening stock of the accounting year। तो change in stock हम कैसे निकालते हैं, closing stock minus opening stock, कि closing stock कितना ज्यादा था और opening stock कितना था, इन दोनों का जो difference होता है वो हमारा stock होता है। ये मान लो 1200 है, ये 1200 है और opening stock हमारा 800 है, तो हमारा change in stock आ गया 400। नेक्स्ट आती है हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कि अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है, भूल गए होंगे, कहीं पड़ी थी। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट की सारी चीजें हमने देख ली कि सेल्स के बराबर होता है अगर पूरा सब कुछ सोल्ड हो गया आउटपुट, ठीक है, और नहीं हुआ तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। नॉन फैक्टर इनपुट्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि फैक्टर इनपुट्स के अलावा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा जितने भी नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्राइमरीली इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये वो उन सब चीजों की वैल्यू होती है, उन रॉ मटेरियल्स की वैल्यू होती है जो हमने प्रोडक्शन के टाइम पे यूज की होती है, वो रॉ मटेरियल जो हमने प्रोडक्शन के टाइम पे यूज किया होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स, ये तो हमने लिख लिया था। ये नहीं आएगा, बस इतना ही है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन की डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन यही है कि जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं, जितना भी हमारे फैक्टर इनपुट्स के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं वो सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आती है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल जो भी हमने प्रोडक्शन के टाइम पे यूज किया है, ये लाइन गलती से इसमें ऐड होगी। अब एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया था, एक मिनट,
जैसे कि मैंने बताया था फार्मर्स है, वैल्यू ऑफ आउटपुट फार्मर्स है अगर, ठीक है, तो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट 600 है, इंटरमीडिएट 200 है, इंटरमीडिएट गुड्स पे कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स 200 है, तो वैल्यू एडेड कितना हुआ, 400 हुआ। ठीक है, अब एक ना फॉर्मूला समझ लेते हैं, इसके अलावा एक और चीज समझनी जरूरी है। जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी में अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, ये हम कल से पढ़ रहे हैं पिछले चैप्टर से, तो हमारा निकल के आ जाता है एनडीपी एमपी, ये हमको पता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एनडीपी एमपी निकल आएगा, और वहीं अगर हम एनडीपी एमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और यहीं अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारा निकल के आ जाएगा NNPFC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारा होता है नेशनल इनकम, तब हमारा निकल के आ जाएगा नेशनल इनकम। तो ये एक फॉर्मूला है कि जब हम जीडीपी एमपी में माइनस करें डेप्रिसिएशन तो एनडीपी एमपी निकल आएगा, और एनडीपी एमपी में माइनस कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो एनडीपीएफसी निकल आएगा, और एनडीपीएफसी में जब हम हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं तो हमारा नेशनल इनकम दैट इज एनएनपीएफसी हमारा निकल के आ जाता है। तो ये एक फॉर्मूला था। चलिए अब कुछ प्रिकॉशंस हैं वैल्यू एडिड मेथड को लेके, तो वो हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है, ये पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड और जीडीपी। देखो जब भी हम जीडीपी काउंट करते हैं तो उसमें सेल परचेज जो होती है सेकेंड हैंड गुड्स की वो काउंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक बार हम वैल्यू काउंट कर चुके होते हैं जीडीपी में। जब पहली बार उसकी सेल परचेज हुई होती है तब हम उसको पहली बार में काउंट कर चुके होते हैं, तो इसलिए जब सेकेंड टाइम उसकी सेल परचेज होती है तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं जीडीपी में, बिकॉज वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर दे वर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, Commission earned on account of the sale and purchase of second-hand goods is included in the estimation of value added because commission is a reward for the services rendered। जो commission earn होती है जब भी आप कुछ सेल परचेज करते हो, उस पर सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज करते हो, उस पर जो कमीशन अर्न होती है वो हम जीडीपी में काउंट करते हैं, क्योंकि कमीशन क्या होता है? रिवॉर्ड होता है सर्विस रेंडेड करने का। जो आपने सर्विस प्रोवाइड करी है उसका रिवॉर्ड होता है। तो कमीशन आपकी आएगी लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं आएगी, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन उस पर जो कमीशन अर्न हुई है वो आएगी, उसको हम इंक्लूड करेंगे जीडीपी में। ठीक है, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड बिकॉज दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट, दे आर सिंपली नॉट सोल्ड owing to their need by the producers themselves। Example, cars used by the car producer for transporting their employees। जैसे एक कार प्रोडक्शन है, एक प्रोड्यूसर है जो कार प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसने कुछ कार्स बनाई है जो उसने सेल नहीं करी है, सेल करने के लिए नहीं बनाई है, उसने कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को वो कार्स लगा दिए। तो ये जो कार्स बनी है, प्रोड्यूस हुई है, भले ही ये सेल नहीं हुई है, लेकिन इनको हम काउंट करेंगे जीडीपी में, इनकी वैल्यू जीडीपी में काउंट होगी। Imputed value of production of self-consumption is taken into account again because these goods are like those produced for the market। Example, wheat produced and consumed by farming families themselves। देखो जो फार्मर्स होते हैं जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे वीट, राइस, अगर ये सेल नहीं भी कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको भी हम जीडीपी में काउंट करेंगे, इसकी वैल्यू को हम काउंट करेंगे। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट गुड्स इज रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो हमारे नहीं आते हैं जीडीपी में, वैल्यू एडेड में नहीं आते हैं। हम फॉर्मूला याद होगा तो माइनस कर देते थे हम इंटरमीडिएट गुड्स को। इंटरमीडिएट गुड्स हमारे वैल्यू एडेड में नहीं आते हैं। Imputed rent on the owner occupied house is to be taken into account because all houses have rental value no matter these are self occupied or rented out। कि देखो जो भी हाउसेस होते हैं हर हाउस की एक रेंटल वैल्यू होती है, हर हाउस की एक रेंटल वैल्यू होती है, भले ही उसमें ओनर खुद रह रहा है या उसने वो रेंट पे चढ़ाया हुआ है, जो भी है उसकी एक रेंटल वैल्यू होती है जिसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं। Services for self consumption are not considered while estimating value added। जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो वैल्यू एडेड में नहीं आती है। जैसे कि जो सर्विस हाउसवाइफ्स प्रोवाइड करती हैं वो जीडीपी में काउंट नहीं होती, क्योंकि उनकी जो सर्विस है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो काउंट हमारे लिए एस्टिमेट करना मुश्किल होता है, सिंपली बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू। लाइक फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स की हाउसवाइफ्स कितना काम करती है, तो वो हम मार्केट वैल्यू में अगर उसको एस्टिमेट करने लगे तो हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। अब देखो अब क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड द वेज टू अवॉइड इट। कि हम जीडीपी को कई बार डबल काउंट कर लेते हैं और उसको अवॉइड करने के वेज क्या क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं डबल काउंट कैसे करते हैं। While estimating national income as the market value of final goods produced in the economy, one is likely to encounter the problem of double counting। The problem arises when the value of certain good is counted more than once। एक ही गुड को हमने दो बार काउंट कर लिया। दिस हैपन व्हेन वी फेल टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये तब होता है जब हम फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते कौन सा फाइनल गुड है कौन सा इंटरमीडिएट गुड है। एज फार एज एन इंडिविजुअल एंटरप्राइज इज कंसर्न, इट सेल्स इट्स गुड्स एज फाइनल गुड्स एंड ट्रीट इट्स सेल्स एज फाइनल सेल्स। जो भी अपने सेल कर रहा है वो अपने गुड को फाइनल गुड समझ रहा है, जबकि वो नहीं है। हो सकता है वो इंटरमीडिएट गुड हो, रॉ मटेरियल हो किसी और गुड के बनने के लिए। वीट है, वीट एक रॉ मटेरियल है, इससे हम ब्रेड बना सकते हैं, ठीक है। ये ब्रेड फाइनल गुड हुई, लेकिन ये वीट तो फाइनल गुड नहीं है, वीट एक रॉ मटेरियल है। तो लेकिन जो वीट सेल कर रहा है वो इसको फाइनल गुड समझ के सेल कर रहा है और इसको जीडीपी में काउंट कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जो कि समझना बहुत जरूरी है, दोनों में क्या होता है। देखो अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक फार्मर है, जो कि हमने पहले एग्जाम्पल लिया था। एक फार्मर है, उसने 400 रुपीज वीट उगाई, उसने वीट अपने खेत में उगाई और उसने 400 रुपीज की वो सेल कर दी। किसको सेल करी? फ्लोर मिल को सेल करी, ठीक है। इसने 400 रुपए में खरीदी और इसने ये बाग बेच दी कितने में? 600 रुपए में। 600 रुपए में बेच दी। अब फार्मर ने इसको अपना फाइनल गुड बनाया, ठीक है, और इस फ्लोर मिल ने इसको अपना फाइनल गुड बनाया कि उसने इतने में बेच दी। फ्लोर मिल ने बेकर को बेची है, बेकर ने इस आटे को 600 रुपए में खरीदा और इसने इसकी 800 रुपए में उसको बेच दिया, शॉपकीपर को बेच दिया, ठीक है, शॉपकीपर को बेच दिया। शॉपकीपर ने क्या किया? इसने 800 रुपए में खरीदी है ब्रेड बना के बेची थी बेकर ने, और इसने ये मार्केट में बेच दी 900 रुपीज की। फार्मर के हिसाब से इसके 400 रुपीज जीडीपी में काउंट है, फ्लोर मिल के हिसाब से 600 हुए, बेकर के हिसाब से 800 हुए, शॉपकीपर के हिसाब से 900 हुए। इन्होंने इन सबको अपना फाइनल गुड मान लिया, जो इन्होंने सेल किया सबको फाइनल गुड मान लिया। उस हिसाब से जीडीपी कितनी हुई? 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 900, जो कि टोटल हो गया हमारा 2700। तो यहाँ पे हम जीडीपी ऐसे काउंट कर लेंगे, जो कि बिल्कुल रॉन्ग होगा। जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होते हैं। जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड जो बन के तैयार हुआ है, जो एंड यूजर तक पहुंचा है बनके, जिसका लास्ट में कंजम्पशन होनी है। शॉपकीपर ने ये जो बेची है एक बंदे को, जो खाएगा इस ब्रेड को जाके, ये 900 रुपीज हमारी जीडीपी है।
900 रुपीज हमारी जीडीपी है, ये 2700 रुपीज हमारी जीडीपी नहीं है। तो ये डबल काउंटिंग होती है, इस तरीके से होती है और हमें इसको सही करना है, इसको गलत तरीके से काउंट नहीं करना है। तो 900 रुपीज हमारी जीडीपी हुई। देखो अब इसको अवॉइड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला आता है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड में क्या है कि जो हमारा फाइनल गुड है हम सीधे सीधे उसको अपनी जीडीपी मान लें। पिछले एग्जांपल जो मैंने दिया उसमें 900 रुपीज जो एंड यूजर तक पहुंचा, फाइनल यूजर तक पहुंचा है, वो 900 रुपीज की ब्रेड पहुंची है, तो ये 900 रुपीज हमारी जीडीपी है। फाइनल आउटपुट मेथड में ऐसा होता है, पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओनली फाइनल गुड एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ देयर एंड यूज के टर्म्स पे आर टू बी कंसिडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम जीडीपी में एस्टिमेट करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड, इंटरमीडिएट गुड्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। वी नो इन टर्म्स ऑफ देयर एंड यूजर। फाइनल गुड्स are those goods which have crossed the boundary line of production and which are ready for use their final users who may be consumers or producers। final goods वो होते हैं जो कि end user द्वारा यूज करने के लिए रेडी होते हैं, जो कंज्यूमर भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिससे अभी हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कुछ और बनाना है। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज दे आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन में है और फाइनल यूजर द्वारा यूज होने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनका भी कुछ और भी बन सकता है, जो कि हमने फाइनल यूज के लिए नहीं बनाए हैं। तो फाइनल आउटपुट मेथड वही होता है कि जो भी आपका फाइनल गुड है, लास्ट में जो आपका बिका है वो ही हम जीडीपी में काउंट करेंगे। जैसे शॉपकीपर ने फाइनल यूजर को फाइनली वो ब्रेड सेल कर दी 900 रुपीज में, तो ये 900 रुपीज जो है हमारे जीडीपी है। दूसरा मेथड आता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड कैसे है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि 400 रुपीज फार्मर का था, ठीक है, फिर 400 रुपीज में ये फार्मर का था, फ्लोर मिल ने खरीदा 400 रुपीज में, सेल किया 600 में, उसको फायदा कितने का हुआ 200 का, क्योंकि 400 रुपीज तो इसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट है ना। हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला निकाला था ना वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इतना है लेकिन कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट इतनी है, तो वैल्यू एडेड कितना निकल के आया 200। उसके बाद फ्लोर मिल ने वो बेकर को सेल किया, बेकर को 600 में सेल किया, बेकर ने वो 800 में सेल किया, उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 200 का। फिर बेकर ने वो शॉपकीपर को सेल किया, शॉपकीपर ने वो कितने में सेल किया 900 में, उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 100 का। तो ये 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100 जो कि हमारे 900 हुए, ये हमारी जीडीपी। हम ऐसे काउंट कर सकते हैं कि इनका प्रॉफिट वैल्यू एडेड मेथड में हम इनका प्रॉफिट यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स निकाल के वैल्यू एडेड निकाल के हम इनका प्रॉफिट निकाल लेंगे टोटल, तो ये 900 हमारी जीडीपी निकल के आएगी। फाइनल आउटपुट मेथड में डायरेक्ट आप लिख दो टोटल जितना भी आपका निकल के आएगी, फाइनल आउटपुट इतना था 900 रुपीज का था, ये हमारी जीडीपी है। वैल्यू एडेड में आप उन सबका प्रॉफिट लिखोगे, उन्होंने कितने में सेल किया ये नहीं, उनका प्रॉफिट, सेल नहीं निकालेंगे, वैल्यू एडेड का टोटल। According to this method, sum total of value added by all the producing units within the domestic territory of the country is to be considered in the estimation of GDP। ठीक है, वैल्यू एडेड जितना भी होगा उसका टोटल, सम टोटल हम जीडीपी के एस्टिमेशन में काउंट करेंगे। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का डिफरेंस। ये हमारे वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये दो मेथड थे जिनसे हम इन डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। देखो अब एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा थोड़े से क्लियर हो जाएगा चीजें। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा अबाउट एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ टू फर्म्स के बारे में कुछ डाटा दिया गया है और हमें निकालनी है दो चीजें। सबसे पहले वैल्यू एडेड निकालना है फर्म ए और फर्म बी का, फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर जीडीपी एफसी निकालना है हमें। ठीक है, ये निकालना है।
तो डाटा हमें दिया गया है सेल बाय फर्म ए, ये लैक्स में दिया हुआ है, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, सेल बाय फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक फर्म ए और फर्म बी दोनों का दिया, और इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स। तो सबसे पहले हम पार्ट ए जो हमें दिया था निकालने के लिए वो निकाल लेते हैं, जो कि हमें निकालना था वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। तो सबसे पहले बाय फर्म ए का निकाल लेते हैं। देखो इसमें जो हमें गिवन है सेल बाय फर्म ए, तो वैल्यू एडेड में वैल्यू ऑफ आउटपुट आता था। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता था, सेल के इक्वल होता था, तो सेल बाय फर्म ए ये हम ले लेंगे। नेक्स्ट हमको गिवन है परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, फर्म बी, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, तो परचेजेस हमने लिए हैं तो वो हम माइनस कर देंगे परचेजेस फ्रॉम फर्म बी। आगे क्या है परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, ये तो नहीं आएगा, सेल बाय फर्म बी ये सेल के वैल्यू एडेड में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक फर्म ए का दिया हुआ है, तो यानी कि चेंज इन स्टॉक, सेल बाय फर्म में कितनी है 100 है, परचेजेस है 40 लाख, और चेंज इन स्टॉक में कितना है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 20, ओपनिंग स्टॉक है 25, तो 20 माइनस 25, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा -5 हो जाएगा, क्योंकि -5 आएगा यहाँ पे, तो 55 लाख। अब हम निकालते हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। इसमें सेम देखो सेल बाय फर्म बी, इसमें भी गिवन है परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, तो परचेजेस माइनस कर देते हैं, इसमें भी हमको चेंज इन स्टॉक गिवन थे दोनों के, सेल कितनी है 200, परचेजेस हैं हमारे 60, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 35 और 45, तो ये 200 60 35 और 45 था, -10 हो जाएगा ये, तो 200 माइनस 60 -10, ये आ गया हमारा 130 लाख। तो दोनों की वैल्यू एडेड हमने निकाल ली। वैल्यू एडेड फर्म ए की है 55 लाख और फर्म बी की है 130 लाख। अब हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं GDPFC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, और इसमें हम क्या माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो फर्म ए का 55 लाख था, फर्म बी का 130 था। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने के थे हमारे देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म 30, दोनों का है 30। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 185 माइनस 30 155 लाख। तो GDPFC हमारा निकल के आ गया 155 लाख। तो ये क्वेश्चन था, ऐसे हमें निकालना होता है। आई होप ये पार्ट 1 आपको समझ आओ, पार्ट 2 जरूर देखना। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।